गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में लेसन नंबर 12, क्योंकि अब अपना लेसन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एट ए टाइम पर स्टूडेंट्स मेरे द्वारा 3 लेसन स्टार्ट थे, लेसन 7, लेसन 11, लेसन 12। अब अपना लेसन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 7 अपना लगभग एंडिंग की ओर चल रहा है और लेसन नंबर 12 अब दोबारा से हम वापिस लेसन 12 के कंटिन्यू फॉर्म में आते हैं। अब हम आपको लेसन नंबर 12 की कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। आप लाइव क्लास में तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हालांकि वीडियो अपलोड तो हो जाती है स्टूडेंट्स उस समय, लेकिन प्रॉब्लम आपके सामने ये होती है कि आप लाइव क्लास के दौरान आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप मुझे डाल सकते हैं, जिनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा उनके आंसर। ठीक है ना? तो आप फिर बाद में वो अपलोड होते हैं, मैं देख पाता हूं, नहीं देख पाता, लेकिन जब लाइव क्लास होती है तो उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं यदि किसी स्टूडेंट्स के, तो मैं उनको नोट करके और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों के आंसर जरूर देता हूं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इसलिए आप लाइव क्लास को बनाए रखिए, लाइव क्लास को पूरा कंटिन्यू देखिए और आप कोशिश भी कीजिए कि इन नोट्सों को भी आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअल में यदि आपको देखा जाए तो यहाँ अपना टारगेट 12th बोर्ड नहीं है। ठीक है ना? यहाँ आपका टारगेट होता है कंपटीशन एग्जाम, नीट आईआईटी फाइट करना आपके लिए, जो कि आपके लिए एक, इसके अलावा आपकी मेंटलिटी जो होती है, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी क्लियर करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या है, यहाँ डिस्कशन जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। और आप यदि ग्रुप में एक नई चीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज कि आप क्वेश्चन डालें और मैं उनका क्वेश्चन का आंसर आपको दूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक यूट्यूब पे ये शायद पहली बार ऐसा इस तरह का क्वेश्चन रहे अपने पास। हालांकि लाइव पे जरूर चलता है, लेकिन कई प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स लाइव में। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क सबसे बड़ा इश्यू होता है, जिसमें अपन कंटिन्यूस चीज को नहीं सॉल्व कर पाते। चलिए स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम स्पेंड किए बिना हम आते हैं हमारे लेसन नंबर 12, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स संक्षेप में हम हमारे पुराने टॉपिक को लाकर नए टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तरंग प्रकाशिकी की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग हाइगेंस कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में विद्यमान होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और हाइगेंस द्वारा एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर का उपयोग किया गया था। ईथर की दो मुख्य विशेषता थी, जिसका घनत्व कम होता है और इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता अधिक होने से सभी प्रकार की प्रकाश तरंगें इसमें आसानी से प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना? इसलिए और हाइगेंस ने इन तरंगों के वेग को v बराबर √E/d के रूप में परिभाषित भी किया। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था वहां पे कि हाइगेंस के द्वारा अपने सिद्धांत के आधार पर तरंगों की प्रकृति को अनुधेय बताई गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बोल रहा हूं, तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति के रूप में आपके पास प्राप्त है, जो कि ध्रुवण की खोज जो फ्रेनियन नामक वैज्ञानिक ने दी थी उससे स्पष्ट होता है। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने में सफल रहा। हमने हमारे लास्ट वीडियो में परावर्तन की घटना को प्रदर्शित किया कि हाइगेंस सिद्धांत किस तरह से परावर्तन की व्याख्या करता है। आज हम ये सिद्ध करेंगे कि हाइगेंस सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या किस तरह से करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारे अपवर्तन की व्याख्या, हम हाइगेंस सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या किस तरह से करेंगे उसको हम देखते हैं। चलिए, अपवर्तन के नियम को हमने हमारी वीडियो में पढ़ा है लेसन नंबर 11 में, लेकिन स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको सिलेबस से आउट कर रखा है। जैसा मैं आपको बोला हूं पहले भी कि सिलेबस से आउट तो है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको उन चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी इस वीडियो में आपको वो चीज बताता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है आप अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत डालते रहिए। अपवर्तन के रूप में अपन स्टूडेंट कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम में 2 नियम हमारे पास परिभाषित है, जिसमें हमने प्रथम नियम के रूप में कहा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब।
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम के आधार पर हम ये कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं। जिसे हम कहते हैं, जैसे पीछे एक लिखा हुआ आ रहा है, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। माध्यम एक स्टूडेंट्स वो माध्यम होगा, पीछे की ओर जो वर्ड लिखा होता है इसमें आपतित किरण होती है और इस वाले माध्यम में अपवर्तित किरण आपको प्राप्त रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं हम हाइगेंस के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या किस तरह से हमारे द्वारा की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, हाइगेंस के तरह सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमने कहा कि एक पृथककारी सतह आपके पास है। पृथककारी सतह से तात्पर्य है कि एक ऐसी सतह जो दो माध्यमों को पृथक पृथक करती है। तो इसमें हमने इसको नाम दे दिया एक्स वाई। ठीक है, हमने कहा इसके ऊपर माध्यम एक है और नीचे माध्यम दो। तो इसमें हम ये कह देते हैं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और इस माध्यम में प्रकाश का वेग बनता है v1। इसी प्रकार से नीचे वाले माध्यम, चूंकि दूसरा माध्यम नाम दे रहे हैं हम इसको, तो हमने कहा इस माध्यम में प्रकाश, इस माध्यम का अपवर्तनांक है n2 और इस माध्यम में प्रकाश का वेग बनता है v2 के रूप में। दोबारा फिर सुनिएगा, हमने कहा एक्स वाई एक पृथककारी सतह है जो दो माध्यमों को पृथक पृथक करती है। हमने कहा इसके ऊपर वाले माध्यम को हमने माध्यम एक नाम दिया, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और वेग बनता है इस माध्यम में प्रकाश का v1। इसी प्रकार इसके नीचे वाला जो दूसरा माध्यम है, इसमें हमने कहा इस माध्यम का अपवर्तनांक है n2 और इस माध्यम में प्रकाश का वेग बनता है v2। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा एक समतल तरंगार्ध हमारे पास है AB। हमने कहा यह समतल तरंगार्ध AB पृथककारी सतह पर आपतन कोण I बनाते हुए आपतित किया जाता है। AB, इसको हमने नाम दे दिया A और B। जैसा कि आपको हमने हमारे वीडियो में बताया, तरंगार्ध, तरंगार्ध क्या होता है? तरंगार्ध स्टूडेंट किसी समांग माध्यम, समांग का मतलब हो गया एक समान, जैसे ये माध्यम, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिस पर प्रत्येक कण समान कला में उपस्थित होता है। समान कला से मतलब ये भी होता है स्टूडेंट्स कि पहला कण जितने समय में जितनी दूरी तय करेगा, अंतिम कण और शेष कण भी उतने समय में उतनी ही दूरी तय करेंगे। ठीक है ना, उन सभी कणों से जिस प्रकार का तरंगार्ध बनेगा वो भी समान प्रकार का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये कहा कि समतल तरंगार्ध है AB, जिसको हमने कुछ झुकता हुआ इस पृष्ठ पर हमने आपतित किया। ठीक है, बिंदु A एक ऐसा कण है स्टूडेंट्स तरंगार्ध का जो सतह पर आपतित हो चुका, लेकिन बिंदु B अभी उसी माध्यम में बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये उसी माध्यम में बना हुआ है, इसका अपवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो इसको सतह पर लाना होगा। ठीक है, अब सतह पर यदि आप लाते हो तो इसके लिए आपने ये कहा कि हम इसको सतह पर लाते हैं, t समय लेता है और सतह पर आता है। क्या कहता है ये कि t समय लेता है और यह क्या करता है, सतह पर आपतित हो जाता है। किस चाल से? v1 चाल से। तो इसने t समय में कितनी दूरी तय करी? हमने कहा हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। तो चाल है v1, समय आपने लिया t के रूप में। तो हमने ये कहा कि ये कण जो आपके पास बना हुआ है, कौन सा कण? B कण। B पर जो कण है यह t समय लेता है और t समय लेकर पृथककारी सतह पर आपतित होता है, v1t दूरी तय करता हुआ। ये देखिए अब क्या होगा, ये कण आ चुका, लेकिन t समय बाद आया। क्या समय बाद आया? t समय बाद आया। ये कण क्या करेगा? ये कण इसका वेट नहीं करेगा, क्योंकि तरंगार्ध क्या है? तरंगार्ध कहता है कि प्रत्येक कण समान समय में समान दूरी तय करेगा। तो ये कण क्या है? अपवर्तन के लिए तैयार है। दूसरे माध्यम में ये कण इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। दोबारा समझिए आप वापिस से। हमने कहा एक समतल तरंगार्ध AB है जिसको हमने आपतन कोण I बनाते हुए पृथककारी सतह पर आपतित किया।
बिंदु ए जो कि सतह पर आपतित है इसका अपवर्तन होगा, लेकिन बिंदु बी पर जो कण है अभी उसको सतह पर पहुंचने के लिए यह दूरी तय करनी होगी। हमने कहा यह t समय लेता है इस दूरी को तय करने के लिए। कब? जब चाल v1 से चलेगा। तो हमने कहा कि ये कण b a' दूरी तय करता है v1 चाल से t समय में, अर्थात b a' बराबर हो जाता है v1t। ठीक है। हमने कहा बिंदु A पर जो कण है उसकी स्थिति को पता कैसे लगाएं। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए समान समय को लेते हुए, लेकिन चाल बदल जाएगी, v2 चाल है क्योंकि ये माध्यम दूसरा है, अन्य माध्यम है आपके पास। यदि समान माध्यम होता ना तो हम यहाँ पर भी v1 चाल ही लेते। ठीक है। तो हमने कहा बिंदु A को केंद्र मानकर हमने यहाँ v2t त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप बना दिया। ये ठीक है। हमने क्या किया? v2t त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप बना दिया जिस पर हमने बिंदु A' से एक स्पर्श रेखा खींची। ये ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी है मैथमेटिक्स में कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो स्टूडेंट्स जब आपने बिंदु A' से इस पर स्पर्श रेखा खींची तो यह स्पर्श रेखा इस वृत्त के वृत्तीय चाप के एक बिंदु को स्पर्श करती है और उस एक चाप को आपने क्या किया? एक बिंदु का सॉरी आपने बिंदु A से मिला दिया इस तरह से। ठीक है। चलिए अब इसको चित्र को अपन कंप्लीट करते हैं। ये लीजिए, ये तो गया आपके पास आपतित किरण। यदि आप यहाँ अभिलंब बनाते हैं तो देखिए किरण के रूप में ले रहोगे, इस किरण का इस अभिलंब के साथ आपतन कोण I बना, तो इस किरण का इस अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R बन गया। इसी तरह से इस किरण का आपने यहाँ अभिलंब बनाया तो ये आपतन कोण बना I के रूप में। ठीक है। और ये आपके पास बन जाता है अपवर्तन कोण R के रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह आपके पास जो कोण बनेगा वो होगा अपवर्तन कोण R के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चित्र बनता है। हमने इसको B' नाम दे दिया। इसको पूरी तरह से नामांकित करें तो हमने कहा ये तो अपने पास है आपतित तरंगार। आपतित तरंगार ये आपके पास होगा अपवर्तित तरंगार। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको इस नियम को सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमने इसका प्रूफ लिया। हम इसको सिद्ध करने के लिए हमने प्रूफ के रूप में इसकी कुछ कंडीशंस लेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है अभी भी तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकता है, जिसका सॉल्यूशन हम अवश्य आपको देंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को अपन आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि हमें ये नियम सिद्ध करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हमें साइन I और साइन R इसमें लाना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक त्रिभुज का चुनाव किया। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री के रूप में, ये भी हमारे पास 90 डिग्री के रूप में। तो हमने कहा सबसे पहले त्रिभुज ऊपर वाले से कि हमारे पास त्रिभुज बनता है A' B'। त्रिभुज A' B में हमने कहा देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जिसमें लंब और कर्ण आता है साइन के रूप में आपके पास है। हमने लिया साइन I बराबर लाल बटे का फॉर्मूला, एक जनरल ऑर्डिनरी फॉर्मूला आपके पास है जिसको हमने कहा A' और B बटे A', जिसको आप लिख सकते हैं यहां पर V1t बटे A', समीकरण नंबर 1। ठीक है। आइए दूसरे त्रिभुज पर, नीचे वाले त्रिभुज को आप लीजिए। त्रिभुज A' B' में आपने कहा साइन R बराबर होगा वही बात कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आपके पास बनेगा AB' बटे A'। AB' का मान आपके पास जो कि आपने वृत्तीय चाप बनाया था V2t का, ठीक है, तो आपके पास बनता है V2t अपॉन A'।
समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आपको चाहिए साइन आई अपन साइन आर, तो हमने कहा समीकरण 1/2 से हमने 1 में 2 का भाग दिया, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू b1t बटे a डैश इंटू a डैश बटे v2t। आपको मिलेगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले n बराबर होता है c बटे b। अपन इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमने लिखा v1 बराबर c बटे n1 क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, वह हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं v2 बराबर c बटे n2, तो आपको मिलेगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आपके पास आएगा यह साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 का मान रखा आपने, इक्वल है स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, ये v1 का मान रखा c बटे n1 इंटू उल्टा करके लिख दीजिए n2 बटे c, कैंसिल हो जाता है c, तो आपको बनता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बटे n1, जिसको आप लिख सकते हो n21। यह आपके पास स्नेल का नियम है, जो कि अपवर्तन का नियम कहलाता है। इस तरह से आप हाइगेन सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान जरूर रखना है, जिनको मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है आपका। ठीक है ना, आपकी केवल एक नॉर्मल फंडामेंटली तो प्रूफ हो गया आपका ये, लेकिन जो आपको जिन बातों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है आपके पास हाइगेन सिद्धांत ही है, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें। देखो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में ध्यान दोगे कि मैंने ये ट्रायंगल, ये जो शेप बनाया है बड़ा है, ये शेप छोटा है, ये शेप अपने आप में बोलता है कि n1 का जो मान है ना वो n2 से कम है। समझे मेरी बात को, कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम बनाओगे आप, कम होगा, उस माध्यम में आपको वेग बड़ा बनाना है, भाग बड़ा बनेगा। ठीक है ना, और n2 ये अपने आप में सिद्ध हुआ कि n1 जो है आपके पास वह एक विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम बन रहा है? विरल। जबकि n2 आपके पास n1 माध्यम की तुलना में सघन माध्यम बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पेपर में जनरली बोल देता है कि n2 ग्रेटर देन n1, सॉरी उल्टा कर दो, n1 लेस देन n2, तो ये कंडीशन आपके पास अपोजिट हो जाएगी। ये कंडीशन, ये डायग्राम आपको ऊपर चला जाएगा और ये डायग्राम आपके पास नीचे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके पास ऊपर रहेगा और ये डायग्राम आपको नीचे रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यह आपका टॉपिक एक कंप्लीट होता है। चलिए अब इस कंडीशन को स्टूडेंट्स में उल्टा लेके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसका डायग्राम अपोजिट बनाएंगे। देखिए वही बात, जैसे आपने यहाँ पृथकाई तल की स्थिति बनाई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर पृथकाई तल के रूप में मान लिया x और y। मैंने यहाँ इन्फॉर्म कर दिया कि n1 का जो मान है वह n2 से बड़ा है, अर्थात n1 सघन माध्यम और n2 विरल माध्यम आपके पास बनता है। देखिए ये है आपके पास n1 माध्यम और यहां वेग बनेगा आपके पास v1। हमने ये बोल दिया, यहां विरल बताया है आपने, इसको हमने सघन बता दिया। ठीक है, नीचे वाले माध्यम को हमने n2, हमने इसको विरल माना है। ठीक है, इसमें चाल हमने मानी है v2। हमने कहा कि यह हमारे पास है एक समतल तरंगार, जिसको हमने पृथक्कारी सतह के साथ आपतन कोण I बनाते हुए आपतित किया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां आपको मैंने कहा था कि बिंदु ए का जो कण है वो तो अपवर्तन के लिए तैयार है, लेकिन बिंदु बी पर जो कण है वो t समय लेता है और सतह पर आपतित होता है। तो ऐसी स्थिति में
इस बिंदु B पर स्थित कण के द्वारा t समय में तय की गई दूरी आपको बनेगी v1 t के रूप में। ठीक है, अब बिंदु A का जो कण है वो क्या करेगा, वो दूसरे माध्यम में एंटर कर चुका, लेकिन ये माध्यम कौन सा है, विरल, अर्थात तरंगार दूर की ओर बनेगा। आपने इसको दूर की ओर बनाया इस तरह से। ठीक है, इस बिंदु से आपने इस पर एक स्पर्शरेखा खींच दी इस तरह से। ठीक है, हमने बिंदु ए को इस बिंदु से मिला दिया, ये लीजिए। ओके, देखो तरंगार बन गया। आप यहां अभिलंब बनाइए, ऐसे ही इस बिंदु पर भी आपने अभिलंब बनाया, ये तो आपके पास बन जाती है आपतित किरण, जिसके अपने पास कोण बनता है आई। ठीक है, और ये अपने पास बनती है अपवर्तित किरण, जिसके साथ कोण बनता है अपवर्तन कोण आर के रूप में। इसी प्रकार से यह कोण आपके पास बनता है आई, और इसको आपने बनाया अभिलंब से दूर करते हुए, ये अपवर्तन कोण आर बनेगा। ये आपके पास बनेगा अपवर्तन कोण आर के रूप में। ये आपके पास होगा आपतित तरंगार, और ये आपके पास होगा अपवर्तित तरंगार, अपवर्तित तरंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको चित्र में बहुत क्लियर नजर आता है। देखिए कि विरल माध्यम है, तो ये शेप आपके पास इन दोनों के कंपेरिजन में जिस माध्यम में विरल बनेगा, जो माध्यम विरल होगा वहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ विरल था तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा था, यहाँ विरल है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। जब अभिलंब से दूर हटेगी तो वह अपने एरिया को भी बड़ा करेगी। देखो यहाँ एक सवाल हो सकता है आपके पास, सवाल क्या हो सकता है कि आप जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो शेष आपको ध्यान होगा कि हमने ये कहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जो कि आपके कोर्स में से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी वीडियो बना के आपको डाली है। मैं फिर कहता हूँ आप उनको जरूर देखिए, जब फ्री टाइम है तभी आप उनका यूज करिए, लेकिन देखिए जरूर आप। ठीक है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में स्टूडेंट्स आप इस सघन माध्यम में यहाँ जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसी परिस्थिति आपको प्राप्त होगी कि किरण पुनः आपको इसी माध्यम में प्राप्त हो जाएगी, जो कि परावर्तन की घटना होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ये कह भी सकते हैं कि हाइगेंस सिद्धांत द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी समझाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि अपवर्तन की जो घटना होती है, इस अपवर्तन की घटना में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और उसकी चाल दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों में परिवर्तन होता है। आप परिवर्तित तरंग दैर्घ्य को और चाल को निकालना चाहते हो तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है उस माध्यम में तरंग दैर्घ्य और चाल का आप भाग दे दीजिए, आपको अपवर्तित तरंग का तरंग दैर्घ्य और उसकी चाल आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट के रूप में जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके किसी का जवाब आ भी रहा है इस चीज में कि सर किस तरह से आपने बताया तरंग दैर्घ्य परिवर्तन होगा। जैसे आप मानिए आपके पास एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर कि माध्यम वायु में तरंग का तरंग दैर्घ्य लेम्डा बराबर 600 नैनोमीटर है। वायु में तरंग का तरंग दैर्घ्य लेम्डा बराबर 600 नैनोमीटर है। ठीक है ना, ये आपकी तरंग है स्टूडेंट। जैसे सपोज आपको मैंने क्योंकि सवाल शॉर्ट में दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपकी तरंग है। अब आपसे पूछा गया कि ये तरंग जल में प्रवेश करती है, अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर होता है 4/3। तो अपवर्तित तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो सीधा सा देखो जवाब, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे 1।
ठीक है ना, लेमडा डैश बराबर लेमडा बटे एन। ध्यान रखिएगा ये आपकी तरंगे, ये अपवर्ती तरंगे है ना, तो आपके पास लेमडा का मान है 600 नैनोमीटर और आपके पास एन का मान है 4/3, 3 ऊपर चला जाता है, आपके पास बनता है 900/4 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो लेमडा डैश बराबर होगा 4 का भाग आपने किया, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 होगा 2 5 नैनोमीटर। ये आपका आंसर बनता है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, सॉरी मिस्टेक हो गई, 6 या 18 होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ, है ना, 6 या 18 आंसर पूरा चेंज हो जाएगा आपका। तो अपना होता है 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 450 नैनोमीटर के रूप में आपका ये आंसर आपको प्राप्त होता है। देखो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये आपके पास है आपती तरंगार, ये आपके पास है अपवर्ती तरंगार। यदि क्वेश्चन में आपको अपवर्ती तरंगार देता है, तरंगेरे देता है और आपती तरंगेरे पूछता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो लेमडा बराबर बन जाएगा एन लेमडा, लेमडा बराबर बन जाएगा एन लेमडा। आप तरंगेरे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, एक अच्छा सवाल है आपके पास, यह अपनी कॉपी में आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं हमारे क्यूज की बारी। हमारे आज के क्यूज में क्या क्वेश्चन आपके पास होंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमने आज के क्यूज में आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, हाइगेंस ने, हमने कहा हाइगेंस ने किस माध्यम का उपयोग किया, माध्यम का नाम आपको लिखना है, माध्यम का उपयोग किया, उपयोग किया। ठीक है, सवाल नंबर 2 के रूप में अपने पास स्टूडेंट्स ये है यहां पर, विरल व सघन माध्यम में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 के रूप में आपके पास है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक और ले लेते हैं पर लास्ट सवाल के रूप में अपना इसका, ईथर की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आज के हमने हमारे इस क्यूज के आपको 4 सवाल दिए हैं। इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिखकर भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नाम या पेज नंबर, अपनी बुक का या कोई भी XYZ क्वेश्चन आपके पास बनता है जो आपको लगता है कि मुझे आपको नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर 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 देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए आप। ठीक है, और उनसे भी कहिए कि वो वीडियो को पूरा देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।